नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बुजुर्ग मजबूर महिला की कहानी है जिसके 4 बेटे होते हुए भी उसे ठीक से रोटी भी नसीब नहीं होती। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। यही सब सोचते हुए वो रो पड़ती है कि इसी दिन के लिए बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, ब्याह किया था उनका। अपने काम और पत्नियों के प्यार में वे इतना खो गए हैं कि माँ का दिया गया प्यार उन्हें याद ही नहीं आता। सोच सोच कर उसका दिल भर आता है। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफ़ेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचली साड़ी पहने लगभग 75-80 साल की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे से रसोई घर को लगातार निहार रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी हुई थी और साथ में पानी पीने के लिए लोटा पड़ा था। बच्चे खाना खाते हैं तो बहू मेरे लिए भी खाना लेकर आ ही रही होगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा की झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज़ आई तो अम्मा की झपकी टूटी। देखा तो छोटी बहू वही सूखी रोटी और दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी, वापस उदासी में तब्दील हो गई। फिर वह पूछ बैठी या शायद गलती ही कर बैठी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल नहीं खाते, कुछ और भी बनाया हो तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है, जो मिलता है चुपचाप खा लो। इस उम्र में भी चटकारे चाहिए आपको। छोटी बहू नाक चढ़ाकर बोली। इतने में अंदर से आवाज़ आई, माँ पनीर की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, थोड़ी और देना। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना भी नहीं बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा को भी दे दे। अम्मा बड़े ही बुझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई और सूखी रोटी के कौर को किसी तरह निगलते हुए अपने अतीत की दुनिया में खो गई। अम्मा यानी मनोरमा जी के पति विनोद कुमार जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। घर में रुपए पैसों की कभी कमी नहीं थी। अम्मा याद करने लगी कि जब बड़ा बेटा अजय पैदा हुआ था तो विनोद कुमार जी ने पूरे कस्बे में लड्डू बंटवाए थे और दूसरे बेटे विजय के पैदा होने पर तो बहुत बढ़िया दावत का इंतजाम किया था। लेकिन जब बेटी सरोनी पैदा हुई तो किसी को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा था। आखिर बेटे जितने भी हों कम ही लगते हैं। उसके बाद मनोरमा जी के 2 बेटे और हुए। बेटों को बड़ा होता देखकर विनोद कुमार जी ने उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। अपनी खेती बाड़ी तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो फिर कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है, कहते हुए मनोरमा जी ने ऐतराज़ जताया। तो विनोद कुमार जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तभी तो वह कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। सभी बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों बेटे पिता का साथ देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया। चारों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर के हुक्म को सर आंखों पर रखती थीं। पूरा परिवार सुख से रह रहा था। मनोरमा जी और विनोद कुमार जी अपनी ज़िंदगी से पूर्णतः संतुष्ट थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। विनोद कुमार जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हो रही है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि उनके बेटे ही उनसे छिपकर कारोबार में से अपनी मनमौजी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा कि यदि थोड़ा सा निकाल भी लिया तो किसी को क्या पता लगेगा।
यह जानकर कि अपने ही बेटे दोनों हाथों से कारोबार में सेंध लगा रहे थे, विनोद कुमार जी को बहुत झटका लगा। बेटों द्वारा की गई यह हरकत पिता के असूलों पर नागवार गुजरी और हृदयाघात से उनकी मौत हो गई। मनोरमा जी इतने बड़े दुख को झेल नहीं पाईं और सदमे में चली गईं। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ समन्वय बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद सभी में टकराव होने लगा। एक साल बीतते बीतते भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटों और बहुओं ने माँ के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा बंटवारा करने के पक्ष में नहीं थी। बेटी सलोनी ने भी अपने भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु भाइयों ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो चारों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर अम्मा ने कारोबार और ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल, तो उसमें भी एक दीवार डालकर 2 हिस्से नीचे और 2 ऊपर कर दिए थे। साथ ही बहुओं की रसोइयाँ भी अलग अलग कर दी गईं। मकान के तो 4 टुकड़े हुए थे, लेकिन अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। चारों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा अपनी सहमति से हो गया, लेकिन अम्मा ने बड़ी बहू के साथ रहना सुनिश्चित किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी ना थी, क्योंकि तब तक अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दिए गए जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगीं और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गईं। समय बीता, बूढ़ी माँ और भी अधिक बूढ़ी हो गई तथा उपेक्षित भी हो गई। पहले तो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब नहीं होता था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रखना अखरने लगा था। अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। चारों बेटों में से कोई भी अम्मा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। वक्त द्वारा घाव दिए जाने शायद अभी बाकी थे, क्योंकि कोई भी बहू माँ के खाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। रोटी देने के लिए बेटे बहुओं की बहस अम्मा के दिल को चीर रही थी। यह वक्त की निष्ठुरता ही थी कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया, आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफ़ी सोच विचार कर चारों भाइयों ने एक फैसला ले लिया, जिससे उनकी समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना अपनी हैरानी को रोक नहीं पाया। तय किया गया कि माँ 3-3 महीने हम चारों भाइयों के साथ रहेगी और ज़मीन का एक टुकड़ा जो माँ के नाम था और जिसको किराए पर चढ़ा रखा था, उसका किराया वही भाई रखेगा जो माँ को अपने साथ रखेगा। साथ ही माँ की दवाइयों का खर्चा उन्हीं पैसों से होगा। पहला नंबर छोटी बहू का आया। महीने की पहली तारीख आते ही अम्मा को छोटी बहू के हिस्से में पहुँचा दिया गया। छोटी बहू ने स्टोर रूम खाली करवाकर अम्मा को रखने का इंतजाम कर दिया, जहाँ एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और एक लोटा देकर अम्मा को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आता देखकर अचानक चमक उठी। देखा तो बेटी सलोनी अम्मा से मिलने आई थी, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर बेटी चैन नहीं पाती थी। कितनी बार कहती थी कि अम्मा चलो, तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम आराम से रहना, लेकिन अम्मा अपने असूलों को वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी कितनी बार बड़े बेटे से चश्मा ठीक करा देने के लिए कहा, पर बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ अलापना अपने चश्मे करा, तुम्हारे किराए के सारे पैसे दवाइयों पर लग चुके हैं। आज छोटा बेटा विजय जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा मेरा यह चश्मा टूट गया है, कुछ नज़र नहीं आता, आज बाहर से आते वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज़ में अम्मा बोली, अरे अम्मा, कम से कम बाहर जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की ज़रूरत ही क्या है, कोई कागजी काम तो करती ना हो तुम। बेबस अम्मा अपने आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहनकर बैठ गई। आज छोटी बहू के घर में किटी पार्टी रखी थी।
घर में बहुत चहल पहल हो रही थी। खाने पीने का काफ़ी सामान लगाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थी, लगता है कोई मेहमान आने वाला है। खाने की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो आज तो कुछ स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चलती बनी और अम्मा को बाहर न निकलने की सख्त हिदायत देकर गई। अम्मा मायूस होकर खिचड़ी खाने लगी तो देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो डालती जाओ, प्यास लगी है। लेकिन इतने तक तो छोटी बहू वहाँ से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद वह धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आई और बोली, छोटी बहू मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और छोटी बहू उन्हें अपना सोने का हार दिखा रही थी जो उसे विजय ने लाकर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखते ही उबल पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे वापस कोठरी में बिठा दिया। जब कहा था कि बाहर नहीं निकलना तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी? थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या? अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी माँ खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर ही बैठी हुई थी कि देखा सामने से छोटा बेटा विजय अपने कमरे से निकल रहा था। पीछे पीछे छोटी बहू और पोता पोती भी बड़े बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी टेकते हुए छोटे बेटे के पास आ पहुंची और बोली, विजय बेटा और छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, बच्चों की कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला। तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी? मुझसे भूखा नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही छोटी बहू तपाक से बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख है। कल से आपके खाने की बारी बड़े भैया भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया है। कल सुबह वो आकर तुम्हें ले जाएंगे और अगर रात को भूख लगे तो बिस्किट खा लेना। ऐसा कहते हुए छोटी बहू ने उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और वे सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए चलते बने। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों में सुकून मिलता था, माँ की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रही है। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर पानी पीकर सो गई। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा जगी। सुबह सुबह अम्मा अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठरी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई और बड़ी बहू अभी आती होगी ऐसा सोचने लगी। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने नहीं पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रही, लेकिन कोई लेने नहीं आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के हिस्से में चली जाए, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जा पड़ी। जैसे ही आँख खुली देखा बेटा रमेश अम्मा के पास। अम्मा अम्मा चलो, तुम्हें लिए चलता हूँ। रमेश बेटा तू आ गया, सुबह से तेरी राह देखती थी, कहते हुए अम्मा सारे गिले शिकवे भूलकर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा अपने पति के साथ रहा करती थी वहां से अम्मा का सामान उठा दिया गया था। अम्मा को पीछे के छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुप रहकर स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि कम से कम यहाँ खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की मार है जो कि मनोरमा जी अपने पति के जीते जी राज किया करती थीं, आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी थीं। अगली सुबह अम्मा ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटाकर दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रहीं कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई तो उनके पास आएगा, हालचाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही हाथ लगी। फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गईं। काफ़ी देर तक घर में से खाना बनने की आवाज़ आती रही और उसके बाद आवाज़ें बंद हो गईं। चाय पीने को बेताब अम्मा इंतजार कर करके जब थक गई तो सोचा खुद ही उठकर बहू के पास चाय ले आती हूँ। लाठी की टेक से चलकर जब अम्मा भोजन कक्ष में पहुँची
तो देखा बेटा और बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहाँ सन्नाटा सा छा गया। अगले ही पल बहू उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन लेकर कहाँ जाओगी अम्मा? अम्मा हैरानी से सबका मुंह ताकने लगी। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था अम्मा को। अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। अम्मा मन महसूस कर वापस अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिश्री घुले शब्दों से इतना लाड लड़ाती थी कि सगी बेटी भी क्या निभाएगी। एक तरफ तो अम्मा बच्चे और बहू की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है। परिवर्तन आया है तो केवल परिस्थितियों में। अब अम्मा बूढ़ी हो गई हैं तो दूध में गिरी मक्खी जैसी हो गई हैं, जिसे सबने निकाल कर फेंक दिया। ऐसा सोचते हुए अम्मा की आंखें भर आईं। अम्मा दिन भर इंतजार करती रहती, लेकिन उनके कमरे में अपने आप कोई भी नहीं आता था। अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हालचाल पूछकर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था। और जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ वो भला कितनी देर तक रुक सकती थी। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक अम्मा के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा अपने संदूक के पास किसी को फटकने भी नहीं देती थी। वो जिस घर में भी रहने जाती हैं अपना संदूक साथ लेकर जाती हैं। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेकर जाओगी अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा से संदूक का राज जानना चाहा, तो अम्मा ठिठक गईं। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए अम्मा संदूक के पास जाकर बैठ गईं। अम्मा के इस बर्ताव को देखकर बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है अम्मा ने, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई। लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानियों और ननद सलोनी को भी बुलवा लिया। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यह सब देखकर हैरान थीं कि आज तक उनके कमरे में कभी किसी ने कदम नहीं रखा, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर उनके पास आकर खड़े हैं। अभी वह इतनी बीमार भी नहीं हुई थी कि प्राण ही त्यागने वाली हों। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार कर ही रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, अम्मा आज तुम्हारा संदूक खोलना है। हम भी तो जाने आखिर इसमें क्या है। संदूक का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गईं और सकपकाते हुए बोली, नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी मैं तुम्हें। तुम नहीं देख सकते इसमें क्या है। जरा खोलकर तो दिखाओ अम्मा। सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छिपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की। अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है? तो लो देखो। कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बहू और बेटे अवाक रह गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो सांप सूख गया हो। रोटियां? अम्मा, यह रोटियां तुमने संदूक में रखी हैं? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ बेटा, इसीलिए यह संदूक मुझे जान से भी प्यारा है। कहते हुए अम्मा का गला रुंध गया। लेकिन अम्मा, यह तो सूखी रोटियां हैं, तुम इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा कर रखती हो? बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और उस दिन भर में मुझे रोटी नहीं मिलती। उस दिन के लिए ही मैं इन्हें बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज़ और आंखें आंसुओं से सराबोर हो गईं। अपनी माँ की हालत देखकर बेटी भौचक्की सी रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा को नियंत्रित करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, ये तो सूखी रोटियाँ हैं, तुम खा कैसे पाती हो? बेटी, यह मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख देती हूँ।
जब ये थोड़ी नरम हो जाती हैं और चबाने लायक हो जाती हैं, तब इन्हें खाकर जैसे तैसे अपना पेट भर लेती हूँ। माँ की बेबसी और लाचारी देखकर सलोनी उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पास में खड़े बेटे और बहुएं ये सीन देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। चारों बेटे अम्मा की ये हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, तो बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब बेटों ने यह तय किया कि अम्मा आज से जिस घर में रहना चाहेंगी वहाँ रहेंगी और अम्मा के लिए कोई भी अलग से कोठरी नहीं दी जाएगी। अब अम्मा हमेशा उनके साथ उनके बीच में ही रहेंगी। दोस्तों, आप लोग खुद ही समझदार हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि आज के समय में कई घरों में बुजुर्गों के साथ इस तरह के बर्ताव किए जा रहे हैं। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी में माता पिता सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, इसीलिए वे जब तक हैं उनका सेवा सत्कार करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हों या पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।